नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कोरोना से जंग में आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम रहा। पिछले 1.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के नीचे पहुंची है। हालांकि हमारी कोशिश इस आंकड़े को 0 तक ले जाने की है, लेकिन 125 करोड़ की आबादी वाले देश का एक विश्वव्यापी पेंडेमिक पर काबू पाना वाकई एक बेहतरीन उपलब्धि है, जिसे सारी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। लेकिन इस खुशखबरी के बीच ही कोरोना से जुड़ी एक दूसरी खबर ने हमें सावधान हो जाने का संकेत भी दे दिया है। पिछले हफ्ते कोरोना के जिस ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था, वो भारत के लिए भी कंसर्न का विषय बन गया है। पूरी एहतियात और कोशिशों के बावजूद भारत में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अब यूं समझिए कि आने वाले कुछ दिन आपके लिए इम्तिहान के हैं। सरकार तो अपनी तरफ से हर सावधानी बरत ही रही है, लेकिन आपको भी पहले की तरह ही कोरोना से जुड़े सारे एहतियात बरतने होंगे ताकि केस घटने और गुड न्यूज मिलने का सिलसिला यूं ही जारी रहे। कुहासे से ढके किसी सर्द दिन में ये उम्मीद की रोशनी और गर्माहट भरी धूप खिलने की तस्वीर है। पिछले 1.5 साल में पहली बार भारत में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख से कम हुए हैं। इससे पहले साल 2020 की 1 जून तारीख को 97,009 एक्टिव मामले थे। तब से लेकर अब तक भारत में कभी भी कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के नीचे नहीं गई थी। लेकिन अब 98.35% के रिकवरी रेट के साथ पहली बार भारत को ये राहत भरी तस्वीर देखने को मिली है। खासतौर पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक्टिव केस कम होना एक सुकून देने वाली खबर है। दरअसल ये तस्वीरें कोरोना के विरुद्ध भारत के कड़े युद्ध और लगातार कोशिशों का नतीजा है, जिन्हें अब पूरी दुनिया में पहचाना और सराहा जा रहा है। 1 लाख से कम एक्टिव केसेस की खुशखबरी के साथ ही ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में भारत अब 26वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 19 पायदान का सुधार आया है। रेजिलियंस रैंकिंग 53 देशों के सर्वे के बाद इस आधार पर तय की गई है कि कौन सा देश कितने असरदार तरीके से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ है और महामारी की वजह से वहां सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस हद तक प्रभावित हुई हैं। इस सुधार के पीछे सबसे बड़ी वजह है देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार होने वाली कमी। नवंबर में देश में कोरोना संक्रमण की दर 1 लाख पर सिर्फ 23 थी। इसके अलावा टीकाकरण की तेज रफ्तार और कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था का तेजी से पटरी पर लौटना भी इसकी अहम वजह है। भारत से जुड़ी इन अच्छी बातों के बीच ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जूझती दुनिया के लिए भी एक बेहतर तस्वीर सामने आई है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिकोड कर लिया है। हांगकांग का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने के लिए उसे आइसोलेट करना जरूरी था, जो उनके वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन को आइसोलेट करके उसे डिकोड करने के बाद अब इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने में इस रिसर्च से मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन के कम प्रभावी या एकदम बेअसर होने की चर्चा के बीच इसके लिए नई वैक्सीन लाने की बातें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मॉडर्ना ने जहां अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए नई वैक्सीन लॉन्च करने का ऐलान किया है, तो वहीं फाइजर ने भी जरूरत पड़ने पर ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन को 6 हफ्ते में उपलब्ध करवाने की बात कही है। फाइजर के मुताबिक वो इसके शुरुआती डोज 100 दिनों के अंदर उपलब्ध करवा सकती है। गौरतलब है कि दोनों ही वैक्सीन mRNA प्लेटफॉर्म पर विकसित की गई हैं। इनके अलावा दवा कंपनियां कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ अलग अलग वैक्सीन बनाने की दिशा में भी विचार कर रही हैं। विज्ञान और शोध की पत्रिका नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में कुछ वेरिएंट्स केंद्रित टीके बाजार में आ सकते हैं। फाइजर, मॉडर्ना के अलावा एस्ट्राजेनेका भी इस पर काम शुरू कर चुकी है। ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के टीके भी परीक्षण के चरण में पहुंचने को हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले WHO ने अब तक दुनिया भर में 3 श्रेणियों की कुल 8 कोरोना वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है। इनमें पहली है mRNA प्लेटफॉर्म पर आधारित मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन। दूसरी है वायरले वेक्टर पर आधारित कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। तीसरी कैटेगरी में वैक्सीन आती है मृत या इनएक्टिवेटेड वायरस से तैयार की जाने वाली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिनमें भारत की कोवैक्सीन, सिनोवैक, कोरोनावैक और सिनोफार्म शामिल हैं। इन्हें बनाने वाली दवा निर्माता कंपनियां ये दावा करती हैं कि हर टीका वायरस के हर वेरिएंट पर प्रभावी है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो कई देशों में टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के नए वेरिएंट से संक्रमित होने के मामले सामने न आते। दरअसल बाजार में अब तक कोरोना के जितने भी टीके आए हैं वो वुहान में शुरू में मिले वायरस के स्वरूप पर केंद्रित हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मौजूदा टीके सभी स्वरूपों पर कुछ न कुछ काम करेंगे, लेकिन डेल्टा, बीटा, ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वेरिएंट से निपटने के लिए और ज्यादा प्रभावी टीकों का निर्माण करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वेरिएंट केंद्रित टीके खतरे को न्यूनतम कर सकते हैं, क्योंकि जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनमें ज्यादा म्यूटेशन के चलते मौजूदा टीकों से बचने की क्षमता विकसित हो गई है। यही वजह है कि दुनिया भर में नए वेरिएंट्स के लिए बूस्टर डोज या फिर नए टीकों के निर्माण की बात उठने लगी है। इसी को देखते हुए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने भी DCGI से भारत में बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक और नए कोरोना वेरिएंट्स के उभरने की आशंका के चलते बूस्टर शॉट की मांग का हवाला दिया है। कर्नाटक में 66 और 46 साल के 2 व्यक्तियों के सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद वैक्सीन के लिए जद्दोजहद और अहम हो जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाहे नए टीके की बात हो या फिर ओमिक्रॉन को डिकोड करना, हर गुजरते दिन के साथ सारी दुनिया में कोरोना और उसके सभी वेरिएंट से निपटने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में ओमिक्रॉन के 2 मामले कंफर्म होने के साथ हमारी पहली कोशिश तो यही है कि यह स्थिति बरकरार रहे और इस वेरिएंट के नए मामले हमारे देश, हमारे घर में एंट्री न ले पाएं। लेकिन एक जिम्मेदार देश और समाज वही है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर हर परिस्थिति से उबरने की पूरी तैयारी रखे। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए देश की राजधानी से लेकर तमाम राज्य अलर्ट पर हैं। हवाई जहाज से नीचे कदम रखने वाला हर यात्री टेस्टिंग और आइसोलेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सैकड़ों सैंपल्स के टेस्ट के बाद केवल 2 ही वेरिएंट इस जांच में पुष्टि उनकी हो पाई है। आपको बता दें कि भारत की दहलीज तक पहुंचे कोरोना के इस नए रूप से निपटने के लिए अभी और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी मुस्तैदी, कड़े सुरक्षा कवच और इंतजाम के बावजूद ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। हमारे इंसाकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से 2 दर्जन देशों तक पहुंचे इस वायरस के केस भारत में और न बढ़े, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। भारत नए वेरिएंट के खतरे को कितनी संजीदगी से ले रहा है, इसकी तस्दीक करती है संसद की एक कार्यवाही, जिसमें बहस के दौरान देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने वायरस के नए वेरिएंट को रोकने का प्लान बताया। क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा, दोनों का हमें संगम बनाना होगा। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला था, मगर अब तक ये भारत समेत दुनिया के कई देशों तक फैल चुका है। पिछले एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका से लेकर 2 दर्जन देशों तक पहुंच चुका है। मंगलवार को आर्थिक महाशक्ति जापान और फ्रांस में ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि हो गई। बुधवार को दक्षिण कोरिया में 5 केस मिले। इनमें 4 लोग पिछले दिनों नाइजीरिया से लौटे थे, जबकि एक मरीज इन दोनों के संपर्क में आने वाला शख्स है। सऊदी अरब में उत्तरी अमेरिकी देश से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। तो वहीं बुधवार देर रात सुरक्षा और एहतियात के तमाम दावों के बीच ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से कैलिफोर्निया लौटे एक शख्स में कोरोना के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वो शख्स 22 नवंबर को कैलिफोर्निया लौटा था और 29 नवंबर को उसकी रिपोर्ट आई। खास बात यह है कि संक्रमित मरीज का टीकाकरण हो चुका था, हालांकि बूस्टर डोज नहीं ली थी। इसके साथ ही जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दस्तक दे चुका है, उनमें अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पुर्तगाल, रियूनियन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। इसी के चलते अब तक कुल 30 से ज्यादा देशों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रैवल बैन समेत अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस सख्ती की एक बड़ी वजह पिछली गलती से सबक है, क्योंकि पिछली बार जब वुहान में कोरोना फैला था तब सरकार पर ये आरोप लगे थे कि उसने समय रहते विदेशी फ्लाइट्स बंद नहीं की थी, जिसके चलते देश में कोरोना घुस आया। आप यकीनन भूले नहीं होंगे पिछले साल किस तरह भारत में कोरोना की एंट्री चीन से आने वाली फ्लाइट से हुई थी। भारत में कोरोना का पहला केस चीन के वुहान से केरल लौटी एक 20 वर्षीय महिला थी। वो 27 जनवरी 2020 को लौटी थी। उस एक केस से धीरे धीरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हजारों में पहुंच गई। कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा और फिर 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर बरपाया था। यही वजह के इतिहास से सबक लेकर इस बार सरकार बाहर से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच पड़ताल कर रही है और शायद इसी कारण देश में एंट्री के साथ ही कोरोना के इस नए वेरिएंट के केस सामने आ गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार रात 12 बजे के बाद से सुबह करीब 8 बजे तक 1013 यात्री जोखिम वाले देशों से उतरे। इनमें से 792 का रैपिड टेस्ट और 211 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया। और पहले भी हम लोग 5 से 7,000 सैंपल्स डेली के करते थे, जो कि बाद में 500 सैंपल्स तक रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया इस टेस्टिंग से। बट अब क्योंकि नया वेरिएंट आया है, इसकी वजह से हम फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक आवर्स में रात में करीब 1000 से 1500 सैंपल्स का लोड एक्सपेक्टेड है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ान शुरू करने के फैसले को भी टाल दिया है। सरकार ने करीब 619 दिन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगा रखा है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन से 3 दिन पहले 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगाया गया था, लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को बैन खत्म करने की घोषणा की गई थी, लेकिन कोरोना के नए खतरे को देखते हुए इसे आगे के लिए टाल दिया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही खेल के मैदान पर भी ओमिक्रॉन का असर दिखाई दे रहा है। खबर आ रही है कि इसके खतरे को देखते हुए टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे में बदलाव हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। प्लान के मुताबिक भारत को दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मुकाबले खेलने हैं। टीम को 9 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होना है। ये तमाम बदलाव इस बात का संकेत है कि पिछले 1.5 साल में कोरोना से ये जंग लड़ते लड़ते भारत ने अपने सबक अच्छी तरह याद कर लिए हैं और इनमें सबसे बड़ा सबक तो यही है कि कोरोना के मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल यही पता चला है कि ये अपने पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, लेकिन ये कितना घातक है, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर होगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना अब हर भारतीय के लिए और भी जरूरी हो गया है। आपको सुनाते हैं इन सवालों के जवाब में WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने क्या कहा है। 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर,
उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं, कई सारे नए भी हैं बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे, और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे, उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। जो दक्षिण अफ्रीका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि ये सिर दर्द और बदन दर्द और कुछ टायर्डनेस के सिम्टम्स दिखाई दिए, पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वो सिर्फ पहले इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, पहले 20 या 30 केस में, और ज्यादातर उसमें युवक थे। तो इसलिए उन्होंने भी खुद कहा कि इसको लेके ना चलें कि ये वायरस जो है ये माइल्ड है या वीकर है या इसके सिम्टम्स अलग हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं। तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमाइक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का। जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। WHO ने ये भी बहुत साफ साफ कहा है कि हम लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं, तब जाके लॉकडाउन को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में। तो लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य ये है कि जो पब्लिक जो है वो सावधान रहे। मास्क का उपयोग करना, वो ठीक तरह से मास्क को पहनना जो पूरी तरह से नाक और मुंह के ऊपर वो कवर हो। जब भी हम बाहर जाएं, जब भी बाहर लोगों से मिलें, मार्केट में जाएं या कहीं भी फंक्शन में जाएं, मास्क लगाने से काफी ये फैल जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और दरवाजे वगैरह खुला, जहां भी हो सके बाहर मिलें लोगों से, अंदर ना मिलें। और अपने अगर ये खांसी या छींकें वगैरह हो रही हैं या बीमार हैं तो घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फंक्शंस वगैरह में कम लोग अभी भी हम रखें, क्योंकि इसके तो काफी मतलब कोविड प्रिकॉशंस और कोविड रूल्स और रेगुलेशंस हर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो पब्लिक को जरूर इसके ऊपर अभी बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये हम शायद थक गए होंगे वायरस से, बट वायरस नहीं थका है।
वायरस वहां पे है, लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है, अभी और कुछ दिन के लिए हमें ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं वो करते रहना होगा। जो आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं, पीसीआर टेस्ट और रैपिड टेस्ट वगैरह, वो सभी एक्टिव हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं ओमाइक्रॉन का। और उसमें एक ऐसे फीचर है जिसे एस जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो कुछ पीसीआर टेस्ट ऐसे भी हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं कि शायद ये ओमाइक्रॉन हो सकता है, और फिर उन सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सब काम कर रही हैं, और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग को हम लोग एक हाई लेवल पे रखें। टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी पता लगेगा कि वायरस कितना फैल रहा है, कम्युनिटी में कितना है, कहाँ पर है, और उसके लिए फिर टारगेटेड एक्शन ले सकेंगे। तो टेस्टिंग को हाई लेवल पे रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए WHO ने बेंचमार्क्स भी दी हैं कि 1 per 1000 पर डे टेस्ट होने चाहिए पॉपुलेशन में। GNT स्पेशल में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।